अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था जो हमारे पास लैंग्वेजेस थी। कितने टाइप्स की लैंग्वेजेस थी? टू टाइप्स की, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस की, मींस कंप्यूटर की। सो आज हम उनकी डिटेल देखेंगे और आज हम चैप्टर नंबर 5 अपना कंप्लीट करेंगे। सो लो लेवल लैंग्वेजेस आर न्यू टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। द टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में आता है कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के नजदीक होती हैं और ह्यूमन लैंग्वेजेस से बहुत दूर होती हैं। वाई? बिकॉज ये जो होती हैं ये आपकी लैंग्वेजेस होती हैं 0 और 1, जस्ट 0 और 1, जिसको आप बाइनरी कहते हैं। तो ये 0 1 1 0 के कॉम्बिनेशन से होती हैं और इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको कोड करना। सो दैट्स वाई ये फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। एंड टू लो लेवल लैंग्वेजेस जो कि हैं उसकी टू टाइप्स हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज फिर भी थोड़ी इजी होती है बट मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू कोड। ओके, 0 1 की फॉर्म में होती है जो ज्यादातर हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं। लेकिन हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके। So machine language, a type of language in which instructions are written in binary form is called machine language। जो मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी फॉर्म 0 1 की फॉर्म में जो भी आपकी लैंग्वेज लिखी होती है वो क्या होती है, वो बाइनरी फॉर्म होती है। ओके। सो लेट मी रेज दिस, लेट मी चूज हाईलाइट। सो जो भी आपकी 0 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेजेस होती हैं वो बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसको कोई कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती, जो हम नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या होते हैं। इट इज अ फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है। ये एमसीक्यू भी है कि जो बाइनरी फॉर्म के अंदर रिटर्न होती है लैंग्वेज वो कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। ओके। और एक और एमसीक्यू आता है कि वो लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर कौन सी है, तो आपने कहना है मशीन लैंग्वेज। ओके। और ये फंडामेंटल बुनियादी लैंग्वेज है। जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे उस वक्त सिर्फ मशीन लैंग्वेज में कोडिंग होती थी। दैट्स वाई प्रोग्रामर्स बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते होते थे बनाने के लिए प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। सो इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन ये मशीन लैंग्वेज है, वन स्टेप हायर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं सिंबल्स और बाइनरी कोड्स को। दी सिंबल्स इनका आर कॉल्ड एमनिमोनिक्स। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इन सिंबल्स को क्या कहते हैं, निमोनिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सब instruction is used to subtract two numbers। assembly language is also called symbolic language। so आपके पास क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, डिफाइन symbolic language। so आप कहेंगे where it was written। so assembly language ही आपका इसका आंसर होगा, ये वाला सारा पैराग्राफ assembly language का। symbolic language, और जैसे कि symbolic language इस वजह क्योंकि subtract माइनस को कहते हैं, सो इस वजह से हमने subtract पूरा लिखने के बजाय SUB सब लिखा है। इसका मतलब असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई ये थोड़ी इजी होती है मशीन लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश वगैरह वर्ड्स और सिंबल्स भी यूज करते हैं। ओके। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन के करीब होते हैं उसको हम हाई लेवल कहते हैं। ओके। सो ये भी एमसीक्यू है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, इनको समझना आसान होता है बहुत ज्यादा। इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स लाइक इनपुट एंड प्रिंट। और जितनी भी इंस्ट्रक्शन, जितनी भी हिदायत, जितनी भी प्रोग्राम्स की लाइंस होती हैं सब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही टाइप की जाती हैं, जैसे कि इनपुट एंड प्रिंट। इनपुट मीन्स कि हम कोई चीज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, प्रिंट मीन्स हम कोई चीज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ओके। सो लेट मी हाईलाइट दिस। सो हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक बेसिक, जो अब यूज नहीं होती ज्यादातर, बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी एंड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। विजुअल बेसिक, फोरट्रान, जावा एंड कोबोल। जो जावा है वो बहुत ज्यादा इन है इस वक्त मार्केट में। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, एंड सी प्लस प्लस। एंड जो कोबोल है एंड द बेसिक वर वेरी वेरी ओल्ड लैंग्वेजेस। एंड आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आवर जो टॉपिक है वो ये है जो सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं बोर्ड में अगर सेपरेटली आए। अगर इनके डिफरेंस आ जाए तो ज्यादातर ये लॉन्ग के अंदर आता है। ओके। सो सोर्स कोड जो है, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। कोई भी प्रोग्राम जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं।
सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर है वो जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं प्रोग्राम्स के, उनको समझ नहीं सकता। सो सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। अब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट तो होगा ना, तो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता डायरेक्टली। सो इसको सबसे पहले सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, देन इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, सो ये था हमारा सोर्स कोड। और जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। अब प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ये एमसीक्यू है। जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे हम सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम कह रहे थे, वैसे ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, और साथ में इसको मशीन कोड भी कह सकते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली, और कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और इसको कोई भी ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती। ओके, सो आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या डिफाइन मशीन कोड, तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट कोड वाला ही आंसर लिखना है। ओके, सो ये मेरे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सो सोर्स कोड जो है इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज दोनों में से किसी एक में लिखा जाता है सोर्स कोड। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको लिखा जाता है रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स, और कंपाइलर्स लिखते हैं, और ये हम इंसान लिखते भी नहीं है। ओके, ये कंपाइलर्स जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो लिखते हैं ऑब्जेक्ट कोड, हमने सिर्फ सोर्स कोड लिखना होता है। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, सोर्स कोड जो है वो इजी है समझने के लिए। ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत मुश्किल है। सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई, इसको मतलब इसमें तब्दीली करना चेंज करना आसान होता है सोर्स कोड अगर आप एक बार लिख लें। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट्स देन ऑब्जेक्ट कोड, एंड ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स मोर स्टेटमेंट्स देन सोर्स कोड। सोर्स कोड जो आपका सोर्स कोड है, अगर उसके अंदर आपकी 100 लाइनें हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट कोड में भी हो सकता है 1000 लाइन हो, मतलब एक लाइन के मुकाबले में आपकी 100 लाइनें भी हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट कोड इतना बड़ा होता है, ये इसीलिए ह्यूमंस नहीं लिखते, इंसान नहीं लिखते, इसको कंपाइलर्स लिखते हैं। ओके, सो इसको याद करना बहुत आसान है, ये एक एक वर्ड का डिफरेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे फर्स्ट में इज रिटन इन दोनों में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पे आपने लिखना है सोर्स कोड में। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में आपने क्या लिखना है, मशीन लैंग्वेज लिखना है। कौन लिखता है, कंपाइलर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे सिर्फ इजी और डिफिकल्ट का वर्ड चेंज है, बाकी पूरी लाइन सेम है। जैसे सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो इजी और डिफिकल्ट का चेंज है। नेक्स्ट है सोर्स कोड इजी टू मॉडिफाई, एंड ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, इजी एंड और डिफिकल्ट वर्ड का चेंज है पास। सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट्स देन ऑब्जेक्ट कोड, एंड ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स मोर स्टेटमेंट्स देन सोर्स कोड। सिर्फ एक एक वर्ड का डिफरेंस है, इसको याद करना भी मुश्किल नहीं है। ओके, सो अगेन ये दोबारा आगे हमारे पास पेज नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So describe language processors or translators and their use. Discuss different types of language processors. अब language processors और language translators एक ही चीज का नाम है, इसके मतलब दो नाम है, इसका मतलब एक है। क्या होता है इसका मतलब, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। लेट मी राइट दिस। आपके पास आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखते हैं आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। ये डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, ये जाता है लो, ऑब्जेक्ट कोड बनता है इसका। जैसे हमने देखा ना सोर्स कोड, ये है सोर्स कोड जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा। ऑब्जेक्ट कोड लिखेगा कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। ये लिखा हुआ है कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। यहां से लेकर यहां तक जो है इसकी क्या है, डेफिनेशन है। ओके, और ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिफाइन लैंग्वेज प्रोसेसर, आपने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर देना है, और साथ में इसके टाइप्स के नेम्स लिखने हैं। तो 2 मार्क्स आपके कंप्लीट है, कंफर्म है। ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एवरी कंप्यूटर, लेट मी यूज दिस। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर। जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं उनके अपने ट्रांसलेटर्स होते हैं। ओके, अब ये नहीं होता कि हर लैंग्वेज का एक ही ट्रांसलेटर होगा, नो। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इंसान ने अपनी जरूरत और आसानी के लिए बनाई है।
A program written in high level or assembly language cannot be run on a computer directly. हमने पहले भी बात की कि जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं, कंप्यूटर उनको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता. इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन. मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा. अब असल में जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स है उनका काम ही मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है प्रोग्राम को. ठीक है, तो लेट मी रेज दिस. So there are three types of translators: compiler, interpreter and assembler. कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर शॉर्ट में भी आ सकते हैं. अगर डिफाइन कंपाइलर, डिफाइन इंटरप्रेटर, डिफाइन असेंबलर या व्हाट इज असेंबलर, तो उसके बारे में सिर्फ आपने वही आंसर लिखना है जो आपके पास क्वेश्चन में होगा. सो कंपाइलर क्या? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल. कंपाइलर क्या करता है? आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज मीन्स के मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है एज अ होल. मीन्स आपने 100 लाइनों का प्रोग्राम लिखा है, वो 100 लाइनें ही कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, देन आपको रिजल्ट देगा. A program written in high level language जिसका सोर्स प्रोग्राम, अगेन एंड अगेन एक ही बात बार बार बयान की गई है कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं. जो कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर. ठीक है, द मशीन कोड प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. अगेन हम पहले देख चुके हैं कि जो मशीन कोड प्रोग्राम है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हम उसको कहते हैं. द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स. और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसको हम बहुत बार चला सकते हैं. ये इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने डायग्राम में समझाया हुआ है. आपके पास सोर्स प्रोग्राम है, वो कंपाइलर एक मशीन है, मीन्स प्रोग्राम है, उसके अंदर से जब ये सोर्स प्रोग्राम गुजरेगा तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. आपने लिखना ये वाला है, कंपाइलर आपके लिए ये वाला लिखेगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लिखेगा और ये वर्किंग ऑफ कंपाइलर है. नेक्स्ट जो है, द कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट्स अ मशीन इंस्ट्रक्शन. कंपाइलर जो है हर स्टेटमेंट को आपकी सोर्स प्रोग्राम की देखेगा और मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट कर देगा उसके लिए. कंपाइलर आल्सो चेक्स सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम. और जो कंपाइलर है वो सिंटैक्स एरर भी चेक करता है प्रोग्राम के अंदर है कि नहीं है. आ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड. अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक है सिंटैक्स एरर वगैरह की, तो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा. जब तक आप अपने सोर्स प्रोग्राम ये जो आपके पास है आप इसको सही नहीं करेंगे तब तक आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनेगा. और इसके अंदर से जितनी भी मिस्टेक्स होंगे जिसको हम एरर कहते हैं वो कंपाइलर आपको बताएगा. ठीक है, आपको लाइन नंबर भी बताएगा कि कहाँ पे जाके किस लाइन के अंदर आपकी मिस्टेक है, आपने कैसे उसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्रेटर. An interpreter is a program that converts one statement of a program into machine code at a time. So यही फर्क है आपका इंटरप्रेटर का और जो आपका है कंपाइलर का. कंपाइलर जो है वो एज अ होल जो है ना आपका कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है? वन कोड एट अ टाइम जो है वो कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट, इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम. जैसे जैसे आप लाइंस लिखते जा रहे हैं, मीन्स आपने फर्स्ट लाइन लिखी, सेकंड लिखी, थर्ड लिखी, फोर्थ लिखी, जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं साथ साथ ही उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाता जा रहा है. ये नहीं कि आपने सारी कंपाइलर की तरह एक दफा लिख ली और ये बाद में देखेगा कि सबको एक टाइम में ही कन्वर्ट करना चाहेगा. नहीं, ये आपने फर्स्ट लाइन लिखी है, ये फर्स्ट को जो है चेक करेगा, मीन्स उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा. सेकंड लिखी है, सेकंड, थर्ड लिखे, थर्ड. So if there is an error in this statement, the interpreter stops working and displays an error message. So अगर कोई भी स्टेटमेंट में आपके एरर आ गया तो ये स्टॉप कर देगा अपनी वर्किंग और एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा. मतलब आप 4 लाइन में पहुंचे और आपने कोई मिस्टेक कर दिया, अभी आपको आगे लिखने नहीं देगा, ये कहेगा पहले इस एरर को ठीक करो, मैं फिर इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाऊंगा, देन आप जो है फिर उसको आगे जो है इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो लिखना. ठीक है, सो जो एडवांटेज है इंटरप्रेटर का कंपाइलर के ऊपर ये है कि ये एरर को फाउंड कर लेता है इमीडिएटली. इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन. ओके, सो द प्रोग्रामर कैन नॉट करेक्ट एरर, कैन करेक्ट एरर ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट. जो कैन का मतलब होता है हो सकता है, कर सकता है. जो प्रोग्रामर है वो कर सकता है एरर्स की करेक्शन प्रोग्राम को डेवलप लिखने के दौरान. ओके, अच्छा, जो इसका डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान. अब नुकसान क्या है इसका? द इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी एफिशिएंट. एक एफिशिएंट नहीं है. अब आगे उसकी रीजन भी बताई हुई है. द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. और ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाएगा. इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड. और जब भी आपने इसको चलाना होता है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम को हर टाइम जब भी आप इसको चलाएं. बेसिक लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर क्या है यूज करती थी. नेक्स्ट हमारे पास असेंबलर. और जो असेंबलर एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपके प्रोग्राम लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर. अगेन दिस
सो लास्ट हमारे पास टू टॉपिक्स हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। सो कंपाइलर इंटरप्रेटर के दरमियान डिफरेंस है, कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल। कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को मशीन कोड में एज अ होल, और जो इंटरप्रेटर है वो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को इनटू मशीन को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ओके, ये एमसीक्यू भी आते हैं। कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल, कंपाइलर जब ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनाता है, जबकि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड फाइल नहीं बनाता। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम्स। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है जिसको आप बार बार चला सकते हैं, बार में रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल प्रोग्राम को हर बार जो है तो उसको कन्वर्ट करेगा जब भी वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहेगा। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो कंपाइलर में फास्ट है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो इन इंटरप्रेटर, एंड कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। जब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता है तब वो बताता है कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो डिस्प्ले करता है सिंटैक्स एरर और री स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे जैसे आप लिख रहे होते हैं वैसे वैसे वो आपको हर स्टेटमेंट के ऊपर जो है सिंटैक्स एरर बताता है। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। सो जो आपके पास मेमोरी होती है वो आपकी होती है मेमोरी इज वोलेटाइल मत, और जो स्टोरेज होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि जो आपकी जो रैम है, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स आपके उस वक्त फिलहाल रन हो रहे होते हैं वो सारे रैम में होते हैं। जैसे इस वक्त जो है मैंने पीडीएफ ओपन किया हुआ है और जो मैं मीटिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ इसकी सारी फाइल्स मैम रैम के अंदर जो है वो स्टोर्ड है। लेकिन जैसे ही मैं कंप्यूटर को क्लोज करूंगी, ऑफ करूंगी, देन उसके बाद ये सारी फाइल्स खत्म हो जाएंगी रैम से, लेकिन स्टोरेज के अंदर वो हमेशा रहेंगी। स्टोरेज जो होती है वो आपकी हार्ड डिस्क होती है, और ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब जब आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तभी उसका डेटा स्टोर होता है। मेमोरी है, इट इज फास्टर देन स्टोरेज, ये फास्टर होती है स्टोरेज से, और इट इज स्लोअर देन मेमोरी, लेकिन जो स्टोरेज होती है वो मेमोरी से स्लोअर होती है। क्यों? क्योंकि रैम सीपीयू के करीब होता है और सीपीयू का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को रन करना, और जो स्टोरेज हार्ड डिस्क होती है वो सीपीयू से दूर होती है। इस वजह से क्या करना होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट। ये आपका सीपीयू, दरमियान में होती है रैम। रैम के आगे पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कैशे रजिस्टर, इस सबको अभी इतने कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही आपने करना है। और यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क होती है जिसको आप स्टोरेज कहते हैं। आपका ये वाला जो डेटा है सबसे पहले वो रैम में आएगा, रैम में आने के बाद सीपीयू को रन करेगा डायरेक्ट। आप हार्ड डिस्क से सीपीयू में नहीं डाटा को लेके जा सकते, ये कंप्यूटर ऐसा बना ही नहीं है। सबसे पहले आपने रैम के अंदर जाना है जिसको आप मेमोरी कहते हैं, देन सीपीयू जो है आपका डेटा रैम में जाएगा, देन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट्स वाई जो है इसीलिए ये जो फास्टर होती है क्योंकि सीपीयू के करीब होती है मेमोरी रैम, और हार्ड डिस्क स्लोअर होती है क्योंकि ये दूर होती है सीपीयू से, और डायरेक्टली इससे कोई डेटा ट्रांसफर भी नहीं होता सीपीयू में। नेक्स्ट है, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टोरेज, और जो रैम है वो स्टोरेज से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और इट इज लेस एक्सपेंसिव देन मेमोरी, और स्टोरेज जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है, मतलब सस्ती होती है रैम से। प्रोग्राम्स आर कॉपीड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम्स को जब भी आपने चलाना होता है उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा मेरा रैम के अंदर। वही बात जो आपने अभी देखी, हार्ड डिस्क के अंदर आपका डेटा है वो रैम में आएगा, कॉपी होगा, देन उसको एग्जीक्यूशन होगी। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन स्टोरेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, हम जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर स्टोर इसलिए करते हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, डेटा को इधर उधर ट्रांसफर कर सके जहाँ उसकी जरूरत हो। उसके बाद है द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज लेस देन द स्टोरेज, जो कैपेसिटी होती है मेमोरी की वो स्टोरेज से कम होती है, जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो मेमोरी से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये आपने ज्यादा से ज्यादा देखा होगा 4 जीबी रैम होती है लैपटॉप में या 8 जीबी रैम होती है, लेकिन जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कुछ केसेस में 300 जीबी, और इससे भी ज्यादा जो होती है आपकी कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। यही बात इनमें लिखी हुई है, जो कैपेसिटी है मेमोरी की स्टोरेज की वो लेस होती है। 4 जीबी कहाँ और 300 जीबी कहाँ, तो जो रैम की होती है वो 4 या 8 जीबी होती है, और जो हमारे पास स्टोरेज की होती है वो हमारे पास 300 अबव ज्यादातर होती है जीबी। सो दिस वाज आवर लेक्चर, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस concepts.